नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके 2025 न्यू एडिशन बुक से जीव विज्ञान के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये पूरी एक सीरीज चल रही है, मतलब कंप्लीट चैप्टर कराने के लिए। इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं, जिनको हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हमारा चैप्टर 3 है जैव विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्य की एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंध को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 है वर्गीकरण से प्रमाण। नंबर 2 है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। नंबर 3 है अवशोषी अंगों से प्रमाण। नंबर 4 है संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। नंबर 5 है पूर्वजता से प्रमाण। नंबर 6 है तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण। नंबर 7 है भौगोलिक वितरण से प्रमाण। नंबर 8 है तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण। नंबर 9 है आनुवंशिकी से प्रमाण और नंबर 10 है पशुपालन से प्रमाण। नंबर 11 है रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और नंबर 12 है जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना वीडियो को। नंबर 1 ये आता है समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण है सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में हुमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब आते हैं समरूप अंग। समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भी भिन्न होते हैं। ये समरूप अंग कहलाते हैं। अब आते हैं इनके उदाहरण पर। एक सेकंड। उदाहरण है तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अब आते हैं अवशेषी अंग। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं कर्ण पल्लव, त्वचा के वाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। अब एक ये नोट है, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। अब आते हैं जीवाश्म। जीवाश्म ऐसे अनेक प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष हैं जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है।
अब आते हैं जीव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। नंबर 1 है लेमार्कवाद। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। यहाँ पर एक नोट है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 है डार्विनवाद। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है। अब आते हैं नवडार्विनवाद। नवडार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नवडार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। तो ये कारक हैं। नंबर 1 है विविधता, नंबर 2 है उत्परिवर्तन, नंबर 3 है प्रकृतिवरण, नंबर 4 है जनन। इस प्रकार इस प्रकार नवडार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। तो नंबर 3 है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख 5 तथ्य निम्नवत हैं। तो इसके तथ्य हैं। नंबर 1, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। नंबर 2 है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। नंबर 3 है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 4 है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। नंबर 5 है, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नंबर 6 है, उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आनुवंशिक वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मतलब यूट्यूब पर सर्च करना बायोलॉजी बाई ज्ञान सवेरा PCS, वहाँ आपको दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी एक साथ प्लेलिस्ट में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।